Good morning, Sat Shri Akal, and welcome to our part 4 vlog of विदर कर्नाटका। गुरुद्वारा के दर्शन के बाद आज हम निकल रहे हैं अपनी दो अलग डेस्टिनेशंस की तरफ। बट पहले हम जाएंगे बिदर के सबसे मिस्टीरियस टेम्पल की तरफ, एक ऐसा मंदिर जो ज़मीन के नीचे है और जिसके अंदर जाने के लिए आपको अंडर वाटर वॉक करना पड़ता है। यस, वी आर हेडिंग टू नरसिम्हा झीरा केव टेम्पल। नानक झीरा साहिब गुरुद्वारे से नरसिम्हा टेम्पल का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है। इट इज़ हार्डली 4 to 5 किलोमीटर्स और ट्रैफिक ना हो तो आप 15 मिनट्स में आराम से पहुंच जाते हैं। इस जगह को झरनी नरसिम्हा स्वामी भी कहते हैं। झरनी यानी झरना यानी स्ट्रीम। देखने में ये नॉर्मल टेम्पल लग रहा है, लेकिन मेन एडवेंचर ज़मीन के नीचे है। अंदर जाने से पहले हमने टेम्पल के बाहर ही काफ़ी छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ से हमने प्रसाद ले लिया मंदिर में चढ़ाने के लिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। इस मंदिर की स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग है, बट हिस्ट्री समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि भगवान नरसिम्हा का अवतार क्यों हुआ था। स्टोरी शुरू होती है एक राक्षस राजा से, हिरण्यकश्यपु। उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था जिसके कारण वो अमर हो गए थे। हिरण्यकश्यपु की शर्तें थी जो कि बहुत ही क्लेवर थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता, ना घर के अंदर ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में, ना इंसान ना जानवर, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। लेकिन उनका अपना बेटा प्रहलाद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को मारने की बहुत कोशिश की। कभी हाथी से कुचलवाया, कभी आग में जलाया होलिका की सहायता से, पर विष्णु जी ने उसे हमेशा बचा लिया। एक दिन गुस्से में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में है? जैसे ही उसने पिलर तोड़ा तो भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु की मृत्यु का तोड़ निकाला और वो आधे इंसान और आधे शेर के अवतार में प्रकट हुए। माइथोलॉजी के हिसाब से जब भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यपु का वध किया तो उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो घूमते घूमते बिदर पहुंच गए। तभी उन्होंने जलासुर नाम के राक्षस को हराया और वध किया। मारते वक्त जलासुर ने माफ़ी मांगी और रिक्वेस्ट की कि भगवान नरसिम्हा उनकी गुफा में विराजमान हो जाए और जलासुर खुद पानी बन जाए। इसीलिए आज भी भगवान के चरणों में वो पानी बहता रहता है। इट इज़ बिलीव्ड कि ये पानी कभी सूखता नहीं है। तो हम जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर मंदिर के बिल्कुल पास पहुँचे, हमें दिखा लेफ्ट हैंड साइड में एक टिकट काउंटर। तो हमें अंदर जाने के लिए टिकट लेनी ज़रूरी थी। यहाँ पर टिकट काउंटर के बाहर ही आपको जिस तरह के दर्शन चाहिए आप उस तरह की टिकट ले सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम पहुँचे उस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो हमने नॉर्मल टिकट ही ली। तो पर पर्सन हमें ये 10 रुपीज़ पर करके पड़ी थी। तो सुबह के वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ मंदिर अंदर दर्शन का भी टाइमिंग मेंशन किया गया है। तो हमने टिकट्स ले ली और यहाँ पे पैसेज बना हुआ है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको किस तरीके से अंदर जाना है। लाइन टू लाइन ही आपको उस पैसेज के अंदर से आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ दर्शन करना आसान नहीं है। आपको 300 मीटर्स लंबी एक सुरंग के अंदर से चलना पड़ता है। टनल में 4 to 5 फीट गहरा पानी होता है, मतलब पानी आपकी छाती या गर्दन तक आ सकता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें एंड प्रॉपर सेफ्टी के साथ ही अंदर जाएं। ऊपर छत पर कहीं कहीं चमगादड़ लटके होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड में गुफा की आखिरी छोर पर भगवान जी की मूर्ति है। हमने मंदिर में दर्शन करने के जाने का समय 2 बजे का रखा था, तो हमें पता चला कि 2 बजे के टाइम पे यहाँ पे भीड़ कम ही होती है, तो हमारे दर्शन बिल्कुल ही आराम से हो गए। तो अंदर जाते ही हमने सबसे पहले गणेश जी के दर्शन किए, माथा टेका और आशीर्वाद लिया।
फिर हम आगे की तरफ बढ़ गए। हम यहाँ तक तो आ गए थे, लेकिन हमसे एक गलती हो गई कि हम मंदिर के बारे में बिना कुछ जाने ही आ गए। हमने एक बहुत ही बेसिक रूल मिस कर दिया। इस मंदिर में जाने का मतलब है कि आप पूरे गीले होने वाले हो। यू लिटरली हैव टू स्विम और वॉक थ्रू वाटर। तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स भी बहुत ज़रूरी हैं, और हम वो लेकर ही नहीं आए। दरअसल यहाँ आने से पहले हमने भी नहीं पता था कि यहाँ अंडर वाटर पानी इतना गहरा है। मंदिर में आगे तक नहीं जा पाए तो हमने जहाँ से अंडर वाटर केव शुरू होता है वहीं से ही पूजा कर ली। चलो कोई बात नहीं, बाहर से ही माथा टेक लिया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस मंदिर में ऐसा क्या खास है, क्यों लोग इतनी दूर से आते हैं और गीले होकर दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है, यानी कि किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये खुद प्रकट हुई है, यानी सेल्फ मैनिफेस्टेड है। इसलिए यहाँ की पावर बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। बेस्ट महीने हैं अक्टूबर से मार्च के अंदर, क्योंकि समर में बिदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और केव के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है, और मॉनसून में कभी कभी पानी का लेवल चेस्ट से ऊपर चला जाता है, तो एंट्री बंद हो सकती है। ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एक तपस्या है। ठंडा पानी, अंधेरी गुफा और भगवान के दर्शन, ये कॉम्बो आपको लाइफ भर याद रहेगा। अब चलते हैं बिदर के अगले स्पॉट की तरफ, यानी द बिदर फोर्ट। हम खड़े हैं डिकन के सबसे पावरफुल किले के बाहर, यानी द बिदर फोर्ट में। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है। डिफेंस के मामले में बिदर फोर्ट का कोई मुकाबला नहीं। ये फोर्ट सुल्तान आमिर शाह वाली ने 1427 में बनवाया था, जब उन्होंने अपनी कैपिटल गुलबर्गा से बिदर शिफ्ट की थी। हम एंटर कर रहे हैं शारजा दरवाजे से। शारजा का मतलब है शेर। दीवार पे ये दो टाइगर्स कार्व्ड हैं। ये सिंबल था बहमानी सल्तनत की ताकत का। अभी के टाइम पे ये यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दिखती, शायद मेंटेनेंस अच्छी तरह से ना हो पाने की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं तो हम नोटिस करेंगे कि ये रास्ता सीधा नहीं है, बल्कि जिगजैग है। ये जानबूझकर बनाया गया था ताकि दुश्मन के हाथी स्पीड में आकर दरवाज़ा ना तोड़ सके। इंडिया के ज़्यादातर फोर्ट्स में एक खाई होती है, पर बिदर फोर्ट में 3 लेयर्स है। दुश्मन को पहले 3 गहरी खाइयाँ क्रॉस करनी पड़ती थी, जो नामुमकिन था। ये आइडिया टर्की के इंजीनियर्स का हुआ करता था। इसके बाद आता है ये विशाल गुंबद दरवाज़ा। इसका आर्किटेक्चर पूरे पर्शियन स्टाइल का है। इसका डोम बिना किसी पिलर के खड़ा है, जो उस ज़माने की इंजीनियरिंग का कमाल है। अब हम आ गए हैं फोर्ट के उस हिस्से में जो एक वक्त में सबसे खूबसूरत हुआ करता था, यानी रंगीन महल। इसे अली बरीद शाह ने बनवाया था। इनकी दीवारों में पेंट नहीं है, ये मदर ऑफ पर्ल यानी सीप है। जब मशालें जलती थी तो ये पूरा कमरा हीरे की तरह चमकता था। ये महल रानियों के लिए था, इसलिए यहाँ ठंडक रखने के लिए स्पेशल हवादारन यानी वेंटिलेशन सिस्टम भी है। लेकिन आज के टाइम में यहाँ किसी को भी प्रॉपरली अंदर से एक्सप्लोर करना अलाउड नहीं है। फोर्ट के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है, जहाँ उस टाइम की तलवारें, गन्स और बड़े बड़े ताले रखे हुए हैं। ये रंगीन महल के बिल्कुल सामने वाले पुरानी बिल्डिंग में बना हुआ है। पहले ये रॉयल बेथ हमाम यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हुआ करता था। आज ये एक म्यूजियम है। यहाँ ऐसे लॉक्स रखे गए हैं जो फुटबॉल के साइज के जितने बड़े हैं। म्यूजियम का दूसरा सेक्शन है आर्मरी। यहाँ आपको पुरानी तलवारें, डैगर्स और शील्ड्स दिखेंगी। यहाँ अलग अलग साइज के कैनन बॉल्स रखे हैं। कुछ छोटे हैं और कुछ इतने भारी हैं कि एक इंसान उठा भी ना पाए। वेपन्स के अलावा यहाँ एंशियंट हिंदू स्कल्पचर्स भी हैं, जो दिखाते हैं कि बिदर की हिस्ट्री में हिंदू और इस्लामिक कल्चर का कैसा मिक्स हुआ करता था। इस पूरे म्यूजियम को एक्सप्लोर करने में आपको 15 to 20 मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन ये आपको उस टाइम की रियलिटी फील करवाता है। वो लॉक्स और तलवारें देख के लगता है कि हम किसी मूवी
सेट पे नहीं, असली जंग के मैदान में खड़े हैं। कहा जाता है कि यहाँ पहले एक छोटा सा किला हुआ करता था, जो चालुक्य और कैकेटिया डायनेस्टीज के टाइम का था, अराउंड 8th या 10th सेंचुरी का। लेकिन जो ग्रैंड स्ट्रक्चर आज हम देख रहे हैं, इसकी असली शुरुआत 1427 AD में हुई। उस वक्त डिकैन में बहमानी सल्तनत का राज था। उनकी कैपिटल थी गुलबर्गा, लेकिन सुल्तान आमिर शाह वाली को लगा कि गुलबर्गा अब सेफ नहीं है और वहाँ का पानी और क्लाइमेट भी सूट नहीं कर रहा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल बिदर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि बिदर एक प्लेट्यू पर है जो दुश्मन के लिए चढ़ाई करना मुश्किल बन जाता था, और यहाँ का मौसम बहुत सुहाना हुआ करता था। सुल्तान आमिर शाह वाली ने दुनिया भर से आर्किटेक्चर्स बुलाए, खासकर पर्शिया और टर्की से। इसलिए जब आप बिदर फोर्ट देखते हैं तो ये किसी टिपिकल इंडियन किले जैसा नहीं लगता। बहमानी डायनेस्टी के बाद पावर बरीद शाह डायनेस्टी के हाथ में आई। जहां बहमानीज ने डिफेंस पे फोकस किया था, वहीं बरीद शाहीज ने ब्यूटी पर फोकस किया। उन्होंने ये खूबसूरत रंगीन महल और तरकश महल बनवाया। उन्होंने फोर्ट को एक मिलिट्री बेस से एक लग्जूरियस पैलेस में बदल दिया। लेकिन हर एम्पायर का एंड होता है। 1657 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बिदर पर हमला किया। ये सीज 27 दिन तक चला। हिस्ट्री कहती है कि एक एक्सीडेंट हुआ। मुगल आर्मी का एक फायर एरो सीधा फोर्ट के गन पाउडर मैगजीन यानी बारूद खाने में जा गिरा। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने फोर्ट की मेन वॉल्स उड़ा दी। इस धमाके की वजह से डिफेंस टूट गया और औरंगजेब ने बिदर फोर्ट पर कब्जा कर लिया। मुगल्स के बाद ये फोर्ट निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद के अंदर आया और फाइनली इंडिपेंडेंस के बाद ये कर्नाटका के हिस्सा बन गया। फोर्ट से निकलकर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलती है रंगीन महल के पीछे 16 खंबा मस्जिद। ये बिदर की सबसे पुरानी इस्लामिक बिल्डिंग है। 1423 AD की हिस्ट्री कहती है कि जब औरंगजेब ने बिदर जीता था तो सबसे पहले उसने यहीं आकर नमाज पढ़ी थी। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है पर इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, बस खुले गेटवे हैं। यहाँ तरकश महल कहा जाता है कि सुल्तान ने अपनी टर्किश वाइफ के लिए बनवाया था। इसके ऊपर के फ्लोर्स अब टूट चुके हैं, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ से पूरा शहर दिखता था। उसके साथ ही गगन महल और दीवाने आम यानी पब्लिक ऑडियंस हॉल आज ये रुइंड है, पर इनके साइज से पता चलता है कि बहमानी सुल्तानत कितने अमीर हुआ करते थे। बिदर फोर्ट में एक और सीक्रेट है, कारेज सिस्टम। ज़मीन के नीचे किलोमीटर्स लंबी सुरंगें यानी टनल्स हैं जो पानी को पहाड़ों से बिदर फोर्ट के अंदर लाती थी। बिना इलेक्ट्रिसिटी या मोटर के पानी हर महल तक पहुंचता था। फोर्ट के अंदर एक छोटा सा कैफ़े भी है जहां आप चाहें तो रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि बिदर फोर्ट की दीवारों में हिस्ट्री देखने के बाद अब हम एक ऐसी जगह आए हैं जो पत्थरों की नहीं बल्कि कुर्बानियों की कहानी सुनाती है। हम खड़े हैं पंथ रतन शिरोमणि शहीद पार्क में। ये नानक जीरा साहेब कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास है। ये एक ओपन एयर म्यूजियम है। यहाँ सिख हिस्ट्री के उन महान शहीदों के बारे में मेंशन्ड है जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी जान दी। इट इज़ अ वेरी पीसफुल येट वेरी पावरफुल प्लेस। तो इसी के साथ हमारी बिदर की सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। अगर आप भी बिदर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर टैग कीजिएगा अपनी ट्रैवल स्टोरीज़ के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल पंजाबी नेविगेटर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।